मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अभी चुनाव खत्म हुए हैं और इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा विमर्श जिस विषय पर हुआ है वह है भारत का संविधान। एक तरफ से कहा गया कि अगर सत्ता में पुनः वापसी उस पार्टी की हो गई या उस गठबंधन की हो गई जो अभी सत्ता पर काबिज है तो संविधान को बदल देगा, और दूसरी ओर से सत्ताधारी दल की ओर से कहा गया कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। यानी संविधान विमर्श के केंद्र में आ गया और कई प्रदेशों में खास करके जो गरीब लोग थे उन्होंने स्वीकार किया, माना कि संविधान को खतरा है, और कई जगह लोगों ने नहीं माना। अभी सरकार का गठन हो गया और जो सरकार बनी है उस सरकार में सबसे ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये उस पार्टी के हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वह यदि सत्ता में आए तो संविधान को बदल देंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, रेखांकित करने योग्य चीज़ दिखाई पड़ी जब गठबंधन के प्रधानमंत्री का चयन हो रहा था। उस समय जो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने हाल में यानी केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करने के बाद भारत के संविधान को उठाकर जो वहाँ रखा हुआ था अपने माथे से लगाया और देश को संदेश दिया कि यह संविधान न केवल उनके लिए प्रिय है, इसी संविधान के अनुसार देश का शासन संचालित होगा। और जितने लोग वहाँ उपस्थित थे, जितने सांसद उपस्थित थे, उन सभी को ये महसूस कराया कि संविधान ही इस देश का सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी यही मार्गदर्शन करेगा हम सभी लोगों का जब हम सरकार बनाएंगे। और जब मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जा रही थी तो सभी लोगों ने संविधान के हिसाब से ही शासन चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए शपथ लिया। तो ये अपने आप में बहुत ही इनकरेजिंग बात रही कि भले ही चुनाव के समय संविधान को लेकर के कई तरह की मिसगिविंग्स पक्ष विपक्ष से दिए गए, लेकिन अंत में संविधान दिखलाई पड़ रहा है कि वो विजयी हुआ। लेकिन क्या वास्तव में ये संविधान विजयी होगा? हम आशा करते हैं विजयी होगा, लेकिन ये समझना होगा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 368 है, 368, जिसके तहत संविधान का संशोधन संविधान के अनुसार ही किया जा सकता है। संसद के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अगर लानी हो, नई जोड़नी हो, घटानी हो, तो विधानसभाओं के 2/3 का भी बहुमत, कई मुद्दे दिए गए हैं किन किन के लिए जरूरी है, लेना पड़ता है। लेकिन जब हम समझें कि संविधान का संशोधन 368 के तहत तो हो सकता है, लेकिन फिर संविधान को बदल देने के बाद विमर्श के रूप में चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आया रहा होगा। दरअसल जो देश में लंबे काल से धार्मिक आधार पर तो नफरत और घृणा की राजनीति दिखलाई पड़ रही है, जो मुझे लगता है कि जहर की तरह से हमारी नसों में फैलती चली जा रही है। और इस चुनाव में भी हिंदू मुसलमान खूब हुआ। इसलिए पहला शक स्वाभाविक है कि क्या देश का जो सेकुलर कैरेक्टर है क्या उसे बदला जा सकता है। मित्रों, आप में से जिन लोगों को जानकारी न होगी मैं उन्हें बताना चाहूँगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मिसगिविंग्स है कि हमारे देश का जो संविधान है उसका चरित्र पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर नहीं था, यह तो इमरजेंसी में ही संसद ने जोड़ा
और वे इसका विरोध करते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1973 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा मशहूर फैसला है, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। उस फैसले ने दरअसल एक नए विमर्श को जन्म दिया, या कहा जा सकता है कि एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो बाद में बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हुआ। केशवानंद भारती केस 1973 में ही जब निर्णित हुआ, सात लोगों का बहुमत था, 13 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, इसमें 7 ने जजमेंट दिया, 6 कई मामलों विरोध में थे। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स को चुनौती दी गई थी, 24, 25, 26 को। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट किया जा सकता है वह संविधान के बुनियादी तत्वों, बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल फीचर्स का संशोधन नहीं कर सकता। और उस समय 5 बेसिक फीचर्स बताए गए। पहला था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, तीसरा था सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म वाला एस्पेक्ट, चौथा था सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव के बीच में पावर का सेपरेशन है, और पांचवा था फेडरल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य हैं और केंद्र है। उसमें से आज हम लोग सेकुलरिज्म की चर्चा कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का बुनियादी चरित्र है, बेसिक फीचर है, बेसिक एलिमेंट है, बुनियादी ढांचा है। और उन्होंने कहा कि प्रेम्बल में ही, प्रस्तावना में ही जो लिबर्टी डिफाइन की गई, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यह बुनियाद है कि हर नागरिक को जो इस देश में रहता है अपने विश्वासों के अनुसार, अपने फेथ को धर्म भी कहते हैं, अपने धर्म के अनुसार और पूजा पद्धति के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। और ये भी बात आई कि जो अनुच्छेद 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है, ऑफ कोर्स सर्टेन जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसी के तहत कर सकते हैं, तो सभी नागरिकों को दिया गया। अपने धर्म के अनुसार आप आचरण करेंगे, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही हमारे संविधान में है और ये बुनियादी ढांचा है, इसको 368 के तहत हम चेंज नहीं कर सकते। फिर मित्रों 1974 में सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय उसमें दिया और ये कहा कि ये तो उसको असर्ट किया, उन्होंने उसको जो केशवानंद भारती जजमेंट में बातें कही गई थी उसे सहमति जताई, खैर वो बड़ा बेंच था केशवानंद भारती का, और कहा कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि हम किसी धर्म को नहीं माने, नागरिक मान सकते हैं, क्योंकि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं हो सकता। दे कांट बी एनी स्टेट रिलीजन, हम एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हो सकते, ये हमारा संविधान कहता है। ये सेंट जेवियर के केस में 1974 में फैसला हुआ और फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। इसलिए जिसको मिसगिविंग है, जो लोग सोचते हैं कि हमारा देश सेकुलर नहीं है, हमारा संविधान सेकुलर नहीं है और सपने देखते हैं बदलने का, आपस में झगड़ा लड़ाने की कोशिश करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हेट स्पीच पर केसेस करने के लिए कहा है, तो निश्चित तौर से उन्हें समझ लेना चाहिए कि संविधान का बुनियादी ढांचा है और ये बुनियादी ढांचा या उसका सिद्धांत पहली बार 76 में नहीं आया, उसे 73 में कहा गया कि यह मौजूद है। और 1994 में जो एसआर बोम्मई जजमेंट आया, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा जो वितान है, पूरा का पूरा वृतांत है, उसने इस 5 के अलावा और भी चीज़ें जोड़ी हैं, इसे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे दूसरे वीडियोस में। वहाँ ये कहा गया कि यह बुनियादी ढांचा है और इस बुनियादी ढांचे को आप बदल नहीं सकते।
उसके लिए आप फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा होगी कि इस देश को थियोक्रेटिक रहना है कि सेकुलर रहना है। लेकिन आज का जो हमारा संविधान है वह इस बात की गारंटी देता है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी धर्म के अनुसार शासन नहीं करता। राज्य के लिए सभी बराबर है। सभी धर्मों का राज्य आदर करता है। यहाँ तक कि जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, मानव धर्म को मानते हैं, उनका भी राज्य आदर करता है। यह नहीं है कि आस्तिक लोगों को ही, क्योंकि इस देश में आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, संशयवादी भी हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म तो संशयवादी धर्म है, कुछ लोग उसको नास्तिक धर्म भी कहते हैं। और देश में अनेकों धर्म है, एक ही धर्म नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है। और देश के लोगों को यह अधिकार है कि उसका पालन करते रहें। गांधी जी ने भी आजादी के पहले कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं अपने धर्म के लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन ये मेरा निजी मामला है, राज्य को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अलग बात है कि उन्हें जिस सिरफिरे व्यक्ति ने हत्या कर डाली वो अपने को धार्मिक कहता था। वो कैसा धार्मिक था मैं नहीं जानता। वो मनुष्य मात्र का द्रोही व्यक्ति माना जा सकता था, लेकिन उसके भी समर्थन में आज की तारीख में बहुत सारे लोग आते हैं, दुर्भाग्यवश। मैं इसे दुर्भाग्यवश नहीं कहता हूं। तो मित्रों, चूंकि राज्य जो चलाने वाले लोग हैं वे खुलेआम दिखलाई पड़ते हैं कि वो किसी धर्म विशेष के गुरु के रूप में भी आचरण करना शुरू करते हैं। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का सवाल हो सकता है। अगर आप शासन में हैं, सरकार में हैं, तो ये आपका की व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन जब उसका खुला प्रदर्शन शुरू कर देते हैं तो दूसरों को लगने लगता है कि अरे इसका मतलब मेरे विरोधी हैं। और ध्यान रखिए, जो राम मंदिर का प्रश्न आया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि वहां पर एक मस्जिद भी दूसरी बननी चाहिए, उसके लिए अलग से जमीन दी जाए। लेकिन कहीं राज्य की ओर से चर्चा नहीं हुई उस मस्जिद के निर्माण की स्थिति क्या है। इसीलिए लोगों को यह लगता है कि शायद संविधान के मूल ढांचे को, बुनियादी ढांचे को बदलने की कोशिश होगी। उसमें सबसे बड़ी कोशिश होगी इस सेकुलरिज्म के चरित्र को बदल देने की। अगर राज्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी की बात करे, सभी को समान रूप से विकसित करने की कोशिश करे, तो लोगों के मन में इस तरह के क्या संदेह उत्पन्न नहीं होगा। क्या हम आशा करें, क्या आप आशा करें, क्या हम सभी आशा करेंगे कि जिस प्रकार से संविधान विमर्श के केंद्र में आया है, जिस प्रकार से शपथ संविधान के नाम पर हुई है, जिस प्रकार से संविधान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठा करके सिर पर लगाया है, तो संविधान के बुनियादी ढांचे का सम्मान होगा। क्योंकि अगर सम्मान नहीं होता है बुनियादी ढांचे का, उसको बदलने की कोशिश होती है, तो इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, संविधान को सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और शायद उन्हें अगर विरोध करना होगा, निश्चित तौर से विरोध करेंगे। तो विरोध करना चाहिए, क्योंकि देश सभी का है। विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए कोई एक चीज थोपी नहीं जा सकती इस देश में, क्योंकि हमारे संविधान ने, जो संविधान निर्माता थे जब बनाया जा रहा था, इस विविधता को समझा और विविधता में एकता का समावेश करने के लिए ये संविधान हमें दिया हुआ है। इसलिए देश में प्रगति और शांति के लिए जरूरी है कि संविधान के बुनियादी तत्वों के साथ, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और अगर होगी तो विरोध में वे तमाम लोग आएंगे जो संविधान को सैक्रोसैंक्ट या पवित्र ग्रंथ के रूप में देखते हैं। मैंने सोचा इस चीज़ में एक सीरीज आज से मैं शुरू करूं बुनियादी ढांचे के बारे में। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। यदि आप असहमत भी हों, अपनी टिप्पणियां भेजें ताकि मैं उन टिप्पणियों का उत्तर दे सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर टिप्पणी